सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब देखो होता क्या है, सेल साइकिल मतलब सेल के अंदर जो भी इवेंट होते हैं जो उसमें आगे डिवीज़न में हेल्प करेंगे। जैसे अभी हम सेल चैप्टर जो है उसमें हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जो कि इसकी दी थी रेडोल्फ विर्को की। उसने बोला था कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस भी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से फॉर्म होगा। और एक टर्म दिया था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, 1855 की बात है ये। अब क्या है कि सेल डिवाइड किस तरीके से करता है वो हमें देखना है। तो देखो इसमें बेसिक प्रोसेस इन सेल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। बेसिक प्रोसेसेस इन सेल रिप्रोडक्शन। तो बेसिक प्रोसेस सब दो प्रोसेस होंगे। क्या क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस में करेगी सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ यानी कि इस फेज में क्या होता है इसको हम बोलते हैं क्या, यानी कि पीरियड ऑफ सिंथेसिस, period of synthesis and duplication of various component of cell is called cell growth। सेकेंड फेज कौन सी होती है इसकी, सेकेंड फेज होती है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब इस फेज के अंदर सेल डिवाइड करेगी। अडल्ट सेल divides into two daughter cells। इस फेज को हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो एक कंप्लीट सेल साइकिल किस तरीके से होता है कि सेल साइकिल होता क्या है, ठीक है। फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा सेल डिवाइड करती क्यों है, ठीक है, उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, all those changes which occurs during cell growth, and cell division, collectively are called सेल साइकिल, ठीक है। मतलब जो भी चेंजेस सेल के अंदर होंगे कब, जब सेल ग्रोथ कर रही होगी और डिवाइड कर रही होगी, तो उन सब चेंजेस को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो अब देखो इसके पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल नोट करते चलिए। पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल यानी कि उनको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं। पहले हम उनके बारे में शॉर्ट में देखेंगे, बाद में डिटेल देखेंगे उसकी। तो पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल, बेसिकली
दो फेज में या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है सेल साइकिल। फर्स्ट फेज यानी कि इंटरफेज बोलते हैं हम फर्स्ट फेज को, और सेकंड फेज को बोलते हैं एम फेज, मियोटिक, माइटोटिक या डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 फेज। तीनों का सीक्वेंस वाइज ही याद करना है। सबसे पहला G1, S और G2। एम फेज डिवाइडेड इनटू 4 सब फेज। प्रोफेज, प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज। मतलब एम फेज डिवाइडेड इनटू 4 सब फेज। फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये हमारी एम फेज है जो कि 4 सब फेज में डिवाइड होती है। अब हम देखते हैं इंटरफेज की डिटेल स्टडी क्या होती है। तो इंटरफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं या इसको रेस्टिंग फेज भी बोलती हैं कुछ बुक। लेकिन ध्यान रखना, इसको रेस्टिंग फेज हम इसलिए कंसीडर नहीं करते, इस टाइम पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, मतलब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इंटरफेज इंटरफेज क्या बोलता है? पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ one cell division to the beginning of next cell division। टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। ठीक है, मतलब दो सेल डिवीजन के बीच में जो भी पीरियड रहेगा उनको हम इंटरफेज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? रेस्टिंग फेज। फेज यानी कि क्यों बोलते रेस्टिंग फेज? नो विजिबल चेंजेस अकर्स। मतलब सेल के अंदर कोई भी विजिबल चेंजेस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? एक्चुअली highly या it actually highly metabolically एक्टिव फेज। मतलब ये फेज जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है, यानी कि इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सेल इसमें रेस्ट कर रही है। तो इंटरफेज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेज। देखते हैं इंटरफेज is divided into 3 सब फेज। वही सब फेज जो अभी मैंने आपको बताई थी
G1 S G2, तो यही सारी चीजें हैं इसमें, नोट करते चलिए। तो देखेंगे सबसे पहली है G1 और गैप 1 और पोस्ट माइटोटिक और प्री सिंथेटिक फेज, ये सब इसी के नाम है। ठीक है, तो जीवन की अगर हम बात करते हैं, इस फेज में क्या क्या होता है, यानी कि इसमें सेल का साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस फेज में जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, जो भी सब्सटेंस फॉर्म होंगे वो यहां पर हाई रेट से होंगे। ठीक है, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस। ठीक है, बायोसिंथेसिस रिएक्शन, तो मतलब हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यानी कि इसमें और क्या क्या होगा, पूलिंग ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये हो गया एक, तो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होगा, पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द synthesis of DNA and RNA। मतलब DNA और RNA सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड को पूल करेगा वहां पर। और इसमें क्या क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, यानी कि जो भी एंजाइम किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन, और डीएनए सिंथेसिस यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वो सब एंजाइम यहीं पर फॉर्म होंगे। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू अनजिप एंड सिंथेसिस या synthesized DNA molecule। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होगा, लेकिन ध्यान रखना, बट DNA amount अनचेंज। देखो, जितना सेल में डीएनए था उसके अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान रखना,
ठीक है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए अमाउंट अनचेंज, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि जितने भी टाइप के आरएनए सब बन जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सब चीज यहां पर क्या होंगे, फॉर्म होते हैं, किसमें, जीवन फेज में। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, और क्या क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतने से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। यानी कि जीवन, गैप वन और पोस्ट माइटोटिक एक सी का नाम है। इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एस फेज से पहले आती है। तो करेक्टराइज बाय इंक्रीज इन सेल साइज, मतलब सेल साइज बढ़ेगा। दूसरा, क्यों बढ़ेगा, ड्यू टू हाई रेट ऑफ बायोसिंथेटिक या बायोसिंथेसिस रिएक्शन, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, पूलिंग ऑफ अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड को पूल किया जाएगा। पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को भी तो पूल किया जाएगा। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, देखो जो भी एंजाइम यानी कि किसके लिए रिक्वायरमेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जो भी एटीपी का यूज होना है वो सब यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन ध्यान रखना डीएनए अमाउंट अनचेंज, यानी कि इस फेज में डीएनए के अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इस फेज के अंदर ही जितने भी आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए सब फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है, लिपिड और प्रोटीन फॉर्म होता है। ये सब चीजें आती हैं हमारी जीवन में, नोट कर लीजिएगा इसको। नोट करते चलिएगा हाथों हाथ। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारी सेकंड फेज आती है एस फेज। एस फेज क्या बोलती है, एस और सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। तो देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। इट इन्वॉल्व, क्या क्या होगा, डीएनए एप्लीकेशन, वहां पर मटेरियल सिंथेसाइज हुआ था, यहां पर एप्लीकेट करेगा डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा, एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होगा। ठीक है, और इस फेज में ध्यान रखना, वहां पर मैंने यहां लिखा था कि डीएनए अमाउंट अनचेंज, यहां पर डीएनए अमाउंट डबल रहेगा बट क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम, यानी कि ईच सेल is with double the DNA amount, यानी कि 4n हो जाएगा। ठीक है, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, मतलब क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये इस जो फेज है इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है,
डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद हमारी इंटरफेज की लास्ट फेज आती है जिसको हम बोलते हैं G2। G2 फेज या गैप 2 फेज या पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक, ये सब इसी के नाम हैं। देखेंगे G2 और गैप 2 और पोस्ट सिंथेटिक और प्री माइटोटिक फेज, इसको हम सेकंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। सेकंड ग्रोथ फेज। देखो इसमें क्या क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज्ड न्यूक्लियर वॉल्यूम, मतलब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या और क्या क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, और ये जो स्पिंडल प्रोटीन होता है, ध्यान रखना, इसके लिए कैल्शियम आयन का रिक्वायरमेंट होता है। कैल्सिफाइड प्रोटीन होती है, याद रखना। ठीक है, और क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। देखो उसमें मैंने बोला था कि पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, तो वहां पे पूलिंग होगा और यहां पर सिंथेसाइज हो जाएंगे चारों टाइप के आरएनए। फिर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब इसमें एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट करेगा। प्लास्टिड्स, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो भी डैमेज डीएनए होगा उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैमेज्ड डीएनए इज repaired in G2 फेज, मतलब कि जो डीएनए जब यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ था इस फेज में, उसमें अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयरिंग किस फेज में किया जाता है, G2 फेज में किया जाता है। तो ये हमारी इंटरफेज होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अगर हम देखते हैं इंटरफेज तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ सेल डिवाइड ही क्यों करती है, क्या ऐसा सेल को क्या हो जाता है कि सेल को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, एम फेज तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसके पहले मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके बाद अगर मैं कहूँ कि एम फेज आएगा, तो एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में भी मैंने आपको 4 फेज बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो उनको तो हम डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, लेकिन एम फेज के अंदर 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है कार्योकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस के 4 पार्ट होते हैं।
ठीक है, तो वो देखते हैं पहले हम लोग। कैरियो का एम फेज को देखते हैं और कितने फेज में उसको डिवाइड किया है उसको देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो एम फेज देखते हैं सबसे पहले हम। फिर कॉज ऑफ माइटोसिस बताऊं, कॉज ऑफ माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के कॉज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके अंदर दो थियरी हैं, कार्बन प्लाज्म थ्योरी और एक सरफेस वॉल्यूम रेशियो है। तो एम फेज, एम फेज और माइटोटिक फेज और डी फेज यानी कि डिवीजन फेज, यही सब है। यानी कि इसमें क्या क्या होगा वो हमें देखना है। यानी कि फॉलोज द इंटरफेज, इंटरफेज के बाद होनी है एंड involves the separation of sister chromatids, and their redistribution of cell organelle. Redistribution of cell organelles. ठीक है, तो एम फेज डिवाइडेड इनटू टू फेज। कौन कौन सी बताइए आपको? एक तो कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस के 4 सब फेज थी, अभी बताई थी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। याद ऐसे रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। PMAT ट्रिक, PMAT। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है एम फेज की। अब जो एम फेज है यानी कि वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा है? एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन इससे पहले हम ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल देख लेते हैं। कुछ NCERT डाटा है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, तो देखते हैं। देखो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल या उसके फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो देखो, बैक्टीरियल सेल ये डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेट 20 मिनट में। ठीक है, यीस्ट जो होता है, यीस्ट सेल ये डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेट 90 मिनट में। देखो, NCERT डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछने जाने हैं। इंटरस्टिशियल या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल ये डिवाइड करती है अप्रोक्सीमेट 8 to 10 आवर्स में। ठीक है, अनियन रूट टिप
अनियन रूट टिप, ये 20 आवर्स में डिवाइड करेगी। ह्यूमन सेल इन कल्चर, ह्यूमन सेल इन कल्चर 24 आवर्स में। और इसके बाद जो एक बैक्टीरिया होता है ट्राइलियम, ये 29 आवर्स में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एम फेज के जो भी है हमारे वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं क्या रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। नोट कीजिए इसको। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल को जो रेगुलेट करती है वो जीवन फेज करती है। ठीक है, यानी कि जीवन फेज के में सेल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। यानी कि स्टेज ऑफ रेगुलेशन, स्टेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज जीवन फेज। ठीक है, ड्यूरिंग विच a cell may follow one of the 3 phase, मतलब कोई सभी 3 में से कोई सभी एक फेज वो फॉलो कर सकती है, उसके पास ये चॉइस है। क्या क्या हो सकता है देखेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट मे स्टार्ट अ न्यू सेल साइकिल, it may start a new cell cycle, enter the S phase, and finally divide। ठीक है, मतलब अगर सेल, ये भी हो सकता है कि उसने एक नया सेल साइकिल स्टार्ट किया, एस फेज में एंटर करी और फाइनली डिवाइड करेगी। पहला केस ये बना। सेकंड केस क्या बन सकता है, इट मे बी अरेस्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जीवन फेज, मतलब वो जीवन फेज के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अरेस्ट कर दे अपने डिवीजन को। ठीक है, ये भी हो सकता है। और थर्ड क्या है, इट मे स्टॉप डिवीजन and enter G0 या G0 और quiescent stage। So G0 stage is called as the state of arrested condition।
G0 को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ अरेस्टेड कंडीशन। तो क्या होगा? वंस दिस G1 checkpoint, once this G1 checkpoint has been passed, and cell entered in S phase, और सेल किस में एंटर कर रही है? एस फेज में, एंड हैज बिगन डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, देन सेल goes on to complete न्यू सेल साइकिल। मतलब अगर सेल ने G0 चेक पॉइंट जो है या G1 चेक पॉइंट उसको पार करके एस फेज में एंटर कर जाए और डीएनए रेप्लिकेट हो गया, तो उसके बाद उस सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा, आप उसको रेस्ट में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो मतलब क्या कंक्लूजन निकला? ये सो इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन is triggered by doubling of DNA in S phase। मतलब S फेज में जब डीएनए डबल हो जाएगा तो उसके बाद सेल को डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सेल डिवीजन का इनिशिएशन होता है। तो यही सब चीजें हैं, नोट करते चल रहे थे आप। तो देखो सेल डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम इसको G1 S G2 और इसको पूरे को M फेज, इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देखो ये हुआ, या तो G0 यहां पर आ सकता है, ठीक है, सेल को डिवीजन करा, आगे उसका मूड नहीं है, आराम से रुक गई, या फिर G1 कंप्लीट करने के बाद यहां पर रेस्ट में जा रही है। तो ये दोनों जगह पर सेल डिवीजन रोक सकता है, लेकिन अगर सेल गलती से भी एस फेज में चली गई तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। थैंक यू। आप इसको यहाँ तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके तीनों डिवीजन देखेंगे। थैंक यू।